वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। कल की क्लास किसी कारणवश आपकी नहीं हो पाई थी, तो पिछली क्लास में जो हमने जो अध्ययन किया था अब तक संधियों का, आपकी जो संधि हैं आपके जो सिलेबस में वो पूर्ण हो चुकी हैं अर्थात समाप्त हो चुकी हैं। अगली जो क्लास होगी, विगत क्लास में आपको बताया गया था कि समास प्रारंभ किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समास। समास जो पद है वो किस प्रकार बनता है अथवा उसकी व्युत्पत्ति क्या है। तो समास जो पद है उसमें सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय्य प्रत्यय संयुक्त करने पर समास है पद निष्पन्न होता है। अर्थात जो घय्य जो प्रत्यय है यह नित्य पुल्लिंग पद है, अर्थात जिस पद के अंत में इसको प्रयुक्त किया जाता है वो नित्य पुल्लिंग पद बनता है। आइए प्रारंभ करते हैं। समास हो, सबसे पहले हम इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं अर्थात ये जो समास जो पद है ये किस प्रकार निर्मित होता है। अर्थात ये समास जो पद है इसमें सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, अस धातु है, अस धातु है और घय्य प्रत्यय है, तब जाकर के समास है पद निष्पन्न होता है। अर्थात समास है पद की जो व्युत्पत्ति है वो सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय्य प्रत्यय संयुक्त करने पर समास है पद निष्पन्न होता है अर्थात बनता है। अतः इसका समास का जो अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। इस समास जो पद है इसका जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है संक्षिप्तीकरण। अर्थात अब देखते हैं समास की परिभाषा। समासस्य परिभाषा अर्थात समास के परिभाषा। जैसा कि व्याकरणाचार्यों ने कहा है, समसनम समास है, अर्थात पदों के मेल को समास कहा जाता है। समास कहा जाता है। अतः और भी कहा है यदा अनेक पदानि मिलित्वा एक पदे यदा अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम जायन्ते तदा से समासः कथ्यते। अर्थात जब अनेक पद मिलकर एक पद बन जाते हैं तब वह समास कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे सीताया पति
अब देखिए ये दो पद हैं, अर्थात इस स्थिति को जो कहा जाता है इसे कहा जाता है विग्रह। क्या कहा जाता है? विग्रह। और दोनों पद मिलकर के जब एक पद हो जाएंगे तब उसे कहा जाता है समास, सामासिक पद या समस्त पद। अब देखिए इसमें दो पद हैं, एक तो है सीताया और दूसरा है पति। तो सीताया तो है, सीताया जो पद है ये पूर्व पद है। कौन सा पद है? पूर्व पद है। और पति जो है ये उत्तर पद है। कौन सा पद है? उत्तर पद है। अर्थात सीताया पूर्व पद है और पति उत्तर पद है। जब दोनों पद मिलकर के अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर के जब एक पद हो जाते हैं अर्थात एक शब्द बन जाता है तब उसे कहा जाता है समास। क्या कहा जाता है? समास। इसका जो समास जो होगा सीताया पति का अर्थात क्या बनेगा? सीता पति। अब देखिए इस स्थिति को तो कहा जाता है विग्रह, और ये जो स्थिति है सीतापति इसको कहा जाता है समास। क्या कहा जाता है? समास, समस्त पद या सामासिक पद या सामासिक पद कहा जाता है। अब ये दो पद हैं सीताया पति अर्थात सीताया जो पद है इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है और पति जो पद है इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अर्थात इनके मध्य में जो विभक्ति है उसका क्या कर दिया गया है? लोप कर दिया गया है। और उस प्रकार जो समास जो होता है वो बनता है सीता पति। इसके अलावा अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे राज्ञ है, पुरुष है। अब देखिए दोनों पद अलग अलग हैं अर्थात इसमें राज्ञ जो पद है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। राज्ञ है, पुरुष है। राज्ञ जो पद है अर्थात पूर्व जो पद है यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का है और पुरुष जो पद है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो दोनों पद अलग अलग हैं अर्थात दोनों पद जो है जब हम इनका क्या बनाएंगे? समास बनाएंगे या था समस्त पद बनाएंगे या सामासिक पद बनाएंगे तो इसमें जो पूर्व पद में जो विभक्ति है उसका क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है था उस विभक्ति को हटा दिया जाता है। तब जाकर के समस्त पद अथवा समास जो बनता है वो बनता है राजपुरुष है। राजपुरुष है। तो इस स्थिति को कहा जाता है समास, समस्त पद, सामासिक पद। और इस स्थिति को कहा जाता है समास विग्रह। क्या कहा जाता है? समास विग्रह। अर्थात ये दो पद हैं, जब दो पदों को मिला करके क्या बना दिया हमने? एक पद बना दिया। एक पद बना दिया तो इस स्थिति को समास कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे समास के भेद, इससे आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं समासस्य भेदः। समास के भेद। अब देखिए समास के जो भेद होते हैं, वैसे संस्कृत भाषा में जो मूलतः है जो भेद होते हैं समास के, वो समास है पंचधा अर्थात 5 भेद होते हैं, जिसमें केवल समास है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है और द्वंद्व समास है। और इनके अंतर्गत तत्पुरुष जो समास है उसके भी 2 भेद होते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो समानादि जो तत्पुरुष समास है उसको कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। और उस कर्मधारय समास का एक भेद होता है द्विगु समास। तो यहाँ जो आपके लिए मुख्य रूप से समास के जो भेद दिए गए हैं वो 4 भेद दिए गए हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। तो आप मुख्य रूप से जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं, जो आपने अब तक जो पढ़े हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। देखिए आपके जो सिलेबस में जो भेद दे रखे हैं वो 4 भेद दे रखे हैं पद के आधार पर। किसके आधार पर दे रखे? पद के आधार पर वो भेद दे रखे हैं।
देखिए नंबर 1 है पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान। अगला उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान। इससे अगला उभय पद प्रधान। उभय पद प्रधान। और अगला है अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान। अब देखिए इनके नाम से ही पता चलता है, इनके नाम से ही पता चलता है कि पूर्व पद प्रधान अथवा पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसको पूर्व पद के नाम से जाना जाता है। उत्तर पद प्रधान, जिसमें उत्तर पद के अनुसार विभक्ति आदि का लोप आदि किया जाता है, उसमें उत्तर पद, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वह उत्तर पद प्रधान समास होता है। और जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है अर्थात दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद अपना अपना महत्व रखते हैं, वह उत्तर पद प्रधान समास होता है। और अन्य पद प्रधान, जिस समास में कोई तीसरा ही पदार्थ प्रधान होता है उसे अन्य पद प्रधान के नाम से जाना जाता है। अब देखिए पूर्व पद प्रधान जो समास है इसको अव्ययी भाव समास के नाम से जाना जाता है। अतः अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद जो प्रधान है वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। और उभय पद जो प्रधान है वो द्वंद्व समास है। वो द्वंद्व समास है। और अन्य जो पद प्रधान है वो बहुब्रीहि समास है। वो बहुब्रीहि समास है। अब देखिए इनके अलावा आपने पढ़े होंगे 6 भेद, तो इनके अलावा ये जो तत्पुरुष समास है इस तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक तो होता है व्यधिकरण, व्यधिकरण तत्पुरुष समास, एक तो होता है व्यधिकरण और एक होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण। अब देखिए व्यधिकरण तत्पुरुष समास जो है इसके भी 6 भेद होते हैं। और समानादि जो हमें जो पढ़ना है, तत्पुरुष का जो भेद पढ़ना है आपके जो सिलेबस में है वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। इस समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कर्मधारय समास। अब इसमें जो भेद है तत्पुरुष समास, ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। इस व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, जबकि समानाधिकरण अर्थात कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्तियां होती हैं। अब देखिए इस कर्मधारय समास का एक भेद है जो है द्विगु समास, जिसको द्विगु समास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? द्विगु समास के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आपके जो सिलेबस में जो भेद दे रखे हैं वो 4 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं। 4 दे रखे हैं। पहला है अव्यय भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुब्रीहि समास। और जो दे रखे हैं तत्पुरुष समास का एक भेद दे रखा है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास का एक भेद दे रखा है द्विगु समास। और मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्यय भाव समास, 2
तत्पुरुष समास, 3 कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। नंबर 4 द्विगु समास, 5 द्वंद्व समास, 6 बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। मुख्य रूप से ये 6 भेद होते हैं। तो आपके जो सिलेबस में है, आपको जो अध्ययन करना है, आपके सिलेबस में समास जो है वो 3 अंक के हैं। उनमें जो है अव्ययभाव समास, एक तो है अव्ययभाव समास, एक है तत्पुरुष का जो भेद है, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय समास, और द्वंद्व समास आपके सिलेबस में है। आपको जो अध्ययन करना है केवल 3 ही समासों का अध्ययन करना है। तो आगे इससे आगे चलते हैं और अव्ययभाव समास का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, आपके सिलेबस में जो पहला जो भेद है वो है अव्ययभाव समास। पहला जो भेद है वह है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास आपके सिलेबस में जो है, इसकी जो परिभाषा है, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययभावः। अर्थात ये कहता प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययभावः। अतः ये कहता जिस समास प्राय पूर्व पदार्थ प्रधानो, जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है वह समास अव्ययभाव समास कहलाता है। अर्थात जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययभाव समास कहा जाता है। अर्थात जिस समास में पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है, अर्थात उपसर्ग होता है। वह समास पूर्व पद जिसमें कोई अव्यय हो और उत्तर पद कोई संज्ञा शब्द हो, वह समास अव्ययभाव समास कहलाता है। अब देखिए, इस अव्ययभाव समास में पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद संज्ञा शब्द होता है। संज्ञा शब्द होता है। इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। समास के दोनों पद मिलकर अव्यय होते हैं। अव्यय होते हैं। समस्त पद नपुंसक लिंग
नपुंसक लिंग एक वचन में होता है और इस समास का प्रयोग 16 अर्थों में किया जाता है यथा विभक्ति, समीप इत्यादि। अब देखिए, इस अव्ययभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद कोई अव्यय होता है अर्थात उपसर्ग होता है और उत्तर पद कोई संज्ञा शब्द होता है। इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। समास के दोनों पद मिलकर एक अव्यय पद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अव्यय पद हो जाते हैं। अर्थात अव्यय पद वे होते हैं जिनका कहीं भी प्रयोग करिए किसी भी लिंग में वचन में उनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वे पद क्या कहलाते हैं? अव्यय होते हैं। अतः इसमें जो समस्त पद बनता है, सामासिक पद जो बनता है वह अव्यय होता है। अगला जो है, समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में निर्मित होता है अव्ययभाव समास में, और इस अव्ययभाव समास का प्रयोग 16 अर्थों में किया जाता है, जैसे विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, अनतिक्रम्य अर्थ में, अभाव अर्थ में और वीप्सा अर्थ में। आपके जो सिलेबस में है वो केवल 6 अर्थों में आपको दिए गए हैं। आइए हम उनको देखते हैं। पहला जो अर्थ है आपके जो सिलेबस में वो है विभक्ति अर्थ में। किस अर्थ में? विभक्ति अर्थ में। अब देखिए, आपको ये देखना है कि विभक्ति अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है अर्थात उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति अर्थ में उपसर्ग जो है वो अधि है। कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग का प्रयोग विभक्ति अर्थ में किया जाता है, इस प्रकार भी हम कह सकते हैं। अब देखिए, यहां दोनों पद जो मिलकर बनेंगे उसे समास कहा जाता है या समस्त पद कहा जाता है या सामासिक पद कहा जाता है। और इसके विपरीत जो दोनों पद अलग अलग करके लिखेंगे उसको कहा जाता है विग्रह। क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। अब देखिए, जब जिस सामासिक पद में अर्थात जिस समस्त पद में अधि उपसर्ग लगा हुआ होगा तो उसका जो हमें समास विग्रह जो करना है वो किस प्रकार करना है। तो देखिए, दो पद आपको बताए थे, एक तो पूर्व पद और उत्तर पद। देखते हैं उदाहरण के रूप में, अधि हरि, जैसे सामासिक पद है, ये सामासिक पद है, समस्त पद है, इसमें दो पद हैं। अधि तो है पूर्व पद, क्या है? पूर्व पद है, और हरि उत्तर पद है। हरि उत्तर पद है। अब देखिए, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे और पूर्व पद अधि उपसर्ग हो अर्थात विभक्ति अर्थ में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, अधि उपसर्ग हो, तो ऐसे पदों का जब हम समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? तो उत्तर पद में आपको सप्तमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति लगानी है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। किसमें करना है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है उत्तर पद में, और बाद में इति पद लिख दिया जाता है। अब देखिए, हरि जो पद है उत्तर पद है, उत्तर पद में आपको कौन सी विभक्ति लगानी है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। कौन सी लगानी है विग्रह करते समय? सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब देखिए, हरि जो पद है उसके आपको देखना है शब्द रूपों में कि सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? क्या बनता है? हरौ। क्या बनता है? हरौ। उत्तर पद में आपने सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा दिया, हरौ बन गया। उसके बाद में आपको केवल क्या लिखना है? इति। क्या लिखना है? इति। ये हो गए दोनों पद हैं, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है।
अधि तो इसमें पूर्व पद है और हरि उत्तर पद है। अब जो ये जो अधि हरि है, ये जो पद है ये अव्यय पद है, और ये आपको ध्यान रखना है, इसमें अव्ययभाव समास में जितने भी सामासिक पद बनते हैं समस्त पद बनते हैं, अतः समास जो होता है वो नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है। अब देखिए ये अधि हरि जो पद है ना, ये नपुंसकलिंग में है, अतः एक अव्यय है। ये क्या है? एक अव्यय है। तो हमने इसका जो विग्रह किया वो क्या हो गया? हरऊ इति। आपको जो विग्रह करने हैं, विग्रह करने या तो आपके लिए आता है परीक्षा में समास विग्रह, उसका आपको समास करना है, या आता है आपके लिए समस्त पद जिसका आपको विग्रह करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विभक्ति अर्थ में जो अव्यय का प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, वो अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अतः अधि उपसर्ग युक्त, अधि अव्यय युक्त कोई भी समस्त पद हो और हमें उसका समास विग्रह करना हो तो उत्तर पद में आपको सप्तमी विभक्ति एक वचन लगानी है और बाद में इति पद लिखना है। ये इस प्रकार होता है इनका समास विग्रह। अब देखिए अगला पद देखते हैं, अधि गंगम। अधि गंगम। अब देखिए अधि पूर्व पद है, गंगम उत्तर पद है, तो उत्तर पद में आपको कौन सी विभक्ति लगानी है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब देखिए ये नपुंसक लिंग में है तो मूल पद क्या है? या गंगा। क्या है? गंगा। तो गंगा का आकारांत स्त्रीलिंग पद है, तो आपको यदि पता है कि उसमें तृतीया विभक्ति एक वचन से कोई भी स्त्रीलिंग पद हो तो शब्द रूप निर्माण करते समय या यई, या याम प्रयुक्त किया जाता है। अब जैसे हमें गंगा का बनाना है तो यहाँ जो तृतीय विभक्ति एक वचन का जो बनेगा वो बने गंगाया, फिर गंगायई, फिर गंगाया विसर्ग लग जाएंगे, फिर यहाँ जो बनेगा क्या बनेगा? गंगा याम। क्या बनेगा? गंगा याम। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? गंगायाम। गंगायाम इति। गंगायाम इति। इस प्रकार इसका क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। अब देखिए ये जो स्थिति है ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। क्या है? समास विग्रह। अब आपको वह परीक्षा में केवल यही करना है, यदि गंगायाम इति आता है, ये जो विग्रह आता है गंगायाम इति, तो आपको समस्त पद क्या बनाना है? अधि गंगम बनाना है। और यदि अधिगंगम समास आ जाए तो उसका समास विग्रह गंगायाम इति करना है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में और अन्य उदाहरण देखते हैं। आइए और इसके विभक्तियत वाले अन्य उदाहरण देखते हैं। देखिए यदि आपके लिए विग्रह दिया जाए, क्या दिया जाए? विग्रह दिया जाए और उसका आपको समास या समस्त पद बनाना है। क्या बनाना है? समस्त पद बनाना है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, रामे इति, लतायाम इति, गोपी इति, विष्णु इति। अब देखिए ये आपको क्या दे रखे हैं? विग्रह दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? विग्रह दे रखे हैं। तो आपको इनका क्या करना है? समस्त पद बनाना है अथवा सामासिक पद बनाना है। ये परीक्षा में समास का नाम पूछा जाएगा और समस्त पद आदि बनवाया जाएगा। तो आप देखिए रामे इति, इसमें सप्तमी विभक्ति है रामे में। अरे राम के जो रूप है रामे रामो रामा रामम रामो रामान रामे रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेव रामात रामाभ्याम रामे रामस्य रामयो राणाम रामे रामयो रामेशु। ये आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। ये लतायाम, लता मूल जो पद है लता आकारांत स्त्रीलिंग पद है, और गोप
गोपी ये एकारांत पुल्लिंग रूप है और ये ओकारांत पुल्लिंग रूप है। अब देखिए रामे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है और जब आपको पता है कि विभक्ति अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग करना है, अधि अव्यय का प्रयोग करना है, अर्थात अधि उपसर्ग का प्रयोग करना है। तो समस्त पद बनाते समय आपको पहले तो कौन सा उपसर्ग लगाना है, अधि। कौन सा लगाना है, अधि। अब देखिए यह आपको ध्यान रखना है, अव्ययभाव समास में समस्त पद जो बनता है वो सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में बनता है। अब देखिए रामम का हम नपुंसकलिंग रूप बनाएंगे तो समस्त पद जो बनेगा क्या बनेगा, अधि रामम। क्या बना, समस्त पद अधि रामम। या तो आपको अधिरामम दिया जाएगा समास और इसका विग्रह क्या होगा, रामेति, और समास का नाम लिखवाया जाएगा। अब अगला लतायामिति। अब मूल जो पद है इसमें लता है। अब देखिए अधि लगाना है आपको पहले और बाद में रमम, वो सॉरी अधि लतम, अधि लतम, ये बन गया इसका समस्त पद अर्थात समास हो गया। अब गोपी इति, तो आपको अधि उपसर्ग जोड़ना है पहले और बाद में क्या उत्तर जो पद है उसको नपुंसकलिंग में लिख के लिख दिया जाएगा अधि गोपम। अब है विष्णुवती। अब देखिए इस विष्णु में सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो विभक्ति अर्थ में अधि अव्यय का प्रयोग किया जाता था, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अधि उपसर्ग लिखना है। उसके बाद विष्णु जो पद है इसको नपुंसकलिंग में लिख दिया जाएगा। ये पद बनेगा अधि विष्णु अतः सामासिक पद जो बनेगा, समस्त पद अतः समास जो होगा क्या होगा, अधि विष्णु। अब देखिए एक तो हो गया अधि अर्थ अथवा विभक्ति अर्थ में। विभक्ति अर्थ में किस अव्यय अथवा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, अधि अव्यय का। किस अर्थ में, क्या विभक्ति अर्थ में। और इस प्रकार भी ये आपको ध्यान रखना है कि विभक्ति अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, अधि अव्यय का। और अधि उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, विभक्ति अर्थ में। और जब हम अधि उपसर्ग युक्त समस्त पदों का, अधि उपसर्ग युक्त या अधि अव्यय युक्त समस्त पदों का जब हम समास विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में आपको सप्तमी विभक्ति एक वचन लगानी है और बाद में ति पद लिखना है। अब इससे जो अगला अर्थ है वो है समीप अर्थ में। इससे अगला जो अर्थ है वो है समीप अर्थ में। पहला अर्थ आपका हो गया विभक्ति अर्थ में, अगला जो अर्थ है समीप अर्थ में। अब देखिए समीप अर्थ में जिस अव्यय का प्रयोग किया जाता है वो है उप उपसर्ग। उप अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग समीप अर्थ में किया जाता है। अब देखिए उप अव्यय युक्त समस्त पदों का अर्थात समास का जब हम विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में, किसमें, उत्तर पद में आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। किसका करना है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का। और बाद में जो आपको पद लिखना है वो लिखना है समीपम। क्या लिखना है, समीपम। जैसे अब आपको अधि के बारे में बताया गया था, उत्तर पद में आपको कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्या लगाना है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। और बाद में क्या लिखना है, समीपम पद लिखना है। जैसे देखते हैं उदाहरण के रूप में, ये समास है और समास का आपको क्या करना है, विग्रह करना है। क्या करना है, विग्रह करना है। अब देखिए जैसे उप कृष्णम। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होगा अर्थात उपसर्ग होगा, तो उसमें कौन सा समास होगा, अव्ययभाव होगा अर्थात पूर्व पद की प्रधानता होगी। अब समस्त जो पद है ये किसमें, कौन से लिंग में, नपुंसक लिंग एक वचन में है। और समस्त पद क्या है, एक अव्यय पद है। क्या है, अव्यय पद है। अब देखिए जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तो उत्तर पद में अब देखिए उप जो अव्यय है ये तो है पूर्व पद। क्या है, ये तो पूर्व पद है। और कृष्णम जो पद है ये उत्तर पद है। कौन सा पद है,
उत्तर पद है। अब आपको उत्तर पद में विग्रह करते समय उत्तर पद में आपको कौन सी विभक्ति लगानी है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। अब देखिए कृष्ण उत्तर पद है अथा कृष्णम उत्तर पद है, मूल जो पद है वो कृष्ण है। अब कृष्ण का आपको षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा? अथा कृष्ण जो शब्द है, पद जो है वो अकारांत पुल्लिंग पद है और उसका जो रूप होगा वो होगा कृष्णस्य। क्या होगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? कृष्णस्य। क्या बनेगा? कृष्णस्य। जो शब्द रूप बनता है वो ये बनता है कृष्णस्य। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? समीपम। क्या लिखना है? समीपम। क्या लिखना है? समीपम। ये हो गया इसका विग्रह कृष्णस्य समीपम। अब देखिए समीप अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है? उपअव्यय का। जब उप अव्यय युक्त समस्त पदों का हम विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में आपको षष्ठी विभक्ति एक वचन लगानी है और बाद में समीपम पद लिखना है। और देखिए अन्य उदाहरण देखते हैं। उपरामम, उपरामम। अब देखिए उप पूर्व पद है, रामम उत्तर पद है। अब देखिए राम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा? क्या होगा? रामस्य। क्या होगा? रामस्य। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? समीपम। क्या लिखना है? समीपम। और अन्य उदाहरण देखते हैं। उपगंगम। अब देखिए गंगम, उपगंगम जो पद है इसमें पूर्व पद उप है और उत्तर पद जो है गंगम है, अतः मूल पद क्या हुआ? इसमें गंगा हुआ। तो गंगा का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा? अभी बताए गए थे आपको, गंगाया। क्या होगा? गंगाया। बाद में समीपम पद लिख दिया जाएगा। ये हो गया उपगंगम का समास विग्रह। ये होगा विग्रह। और देखिए आपके लिए समास विग्रह भी आ सकता है, उसका आपको क्या बनाना है? समस्त पद बनाना है। जैसे रमाया समीपम, लताया समीपम। इनका आपको क्या बनाना है? समस्त पद बनाना था, समास बनाना है। अब देखिए समीपम अथा समीप अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है? उपअव्यय का। किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है? उपअव्यय का। तो सबसे पहले आपको समस्त पद बनाते समय उप लिखना है। उसके बाद में उत्तर पद के रूप में क्या आएगा? रमाया। तो इसको हमें नपुंसक लिंग में लिखना है, तो समस्त पद जो बनेगा उपरमम। क्या बनेगा? उपरमम। ऐसे ही लताया समीपम, उप बाद में लतम। ये हो गया समास, समस्त पद बन गया। अब देखिए समीप अर्थ में हम पुनः देखते हैं। समीप अर्थ में उपअव्यय का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उपअव्यय युक्त पदों का जब हम समास विग्रह करेंगे अर्थात विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में आपको षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। उसके बाद में समीपम पद लिखना है। अब देखिए जैसे उदाहरण के रूप में ये समस्त पद है अर्थात समास है। उपकृष्णम, इसमें पूर्व पद उप है और कृष्णम उत्तर पद है। तो उत्तर पद में आपको षष्ठी विभक्ति एक वचन लगानी है कृष्णस्य, उसके बाद में आपको समीपम पद लिखना है। ऐसे अगला उपरामम, रामस्य समीपम, इसका जो समास विग्रह होगा रामस्य समीपम। ऐसे उपगंगम, तो उत्तर पद में आपको षष्ठी विभक्ति लगाने गंगाया समीपम। ऐसे ही रमाया समीपम का आपको क्या करना है? समास करना है, तो क्या बना? उपरमम। ऐसे लताया समीपम, तो समस्त पद जो होगा क्या बनेगा? उपलतम। मुझे लगता है ये जो समास है अव्ययभाव समास के जो दो अर्थ आपके लिए कराए गए हैं विभक्ति अर्थ में और समीप अर्थ में, आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, तो कल की जो क्लास में हम अध्ययन करेंगे अगले जो अर्थ हैं आपके जो सिलेबस में, जैसे बीप्सा अर्थ है, अनतिक्रम में अर्थ है और योग्यता अर्थ है, ये 3-4 अर्थ हैं और अभाव अर्थ है। ये 4 अर्थों में हम अव्ययभाव समास के अन्य अर्थों का अध्ययन करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक
वह शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है कि समास संधि समास की जो पहली क्लास है और अब तक जो संधियां आपको कराई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, और इनका सबसे बड़ा फॉर्मूला यह है कि आप इनका अध्ययन बार बार करते रहें, तो बार बार अध्ययन करने से ही आपके समझ में आएंगी। धन्यवाद।